नमस्कार बंधुओं। आज एक नए अधिनियम के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज जो हमारा श्रृंखला चल रही है, भारत का संवैधानिक विकास, ब्रिटिश काल में किस तरीके से भारत में कानूनी व्यवस्था का विकास हुआ, शासन चलाने के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए, क्या व्यवस्थाएं की गई, ये सारी बात इस सीरीज में चल रही है। तो आज इसके अंतर्गत हम बात करेंगे चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी की, कि यानी कि चौथा चार्टर एक्ट जो था 1853 में पारित हुआ था, उसकी क्या परिस्थितियां थी और क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और उसके बाद फिर चार्टर एक्ट की श्रृंखला शुरू हुई। तो पहला चार्टर एक्ट था 1793 ईस्वी में पारित हुआ था और ये चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट था जो 1853 में पारित हुआ था। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे सुधार करवाए थे। उसमें प्रशासनिक सुधार भी थे, सामाजिक सुधार भी थे, शिक्षा संबंधी सुधार भी थे, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करवाए थे। परंतु भारत में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण से थोड़ा असंतोष पैदा होता चला गया और वो असंतोष अनेक स्थानों पर विद्रोह की स्थिति में हो गया, जिनमें से कई स्थानों पर जातिगत विद्रोह हुए, चाहे वो सन्यासियों के विद्रोह हो, फकीरों के विद्रोह हो या कुछ अन्य जातियों से संबंधित विद्रोह हो। ऐसे ही समय में दो आंग्ल सिख युद्ध हुए, यानी सिखों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े। इसमें एक 1843-44 में और एक 1848 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया। और इससे क्या हुआ कि इससे असंतोष और अधिक बढ़ गया। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया भारत का गवर्नर जनरल बना करके। और लॉर्ड डलहौजी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नई नीति लागू की हिंदुस्तान के अंदर, और वो नई नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अर्थात हड़प नीति। और इस हड़प नीति का तात्पर्य यह था कि जिन भारतीय रियासतों में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो ऐसे शासकों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और वो रियासत जो है वो अंग्रेजी राज्य में समाहित हो जाएगी। ये व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण से क्या हुआ, जब अनेक रियासतें इस तरीके से कब्जे में ले ली गई तो असंतोष और अधिक बढ़ गया। और इधर समय हो रहा था, 20 वर्ष का काल पूरा हो रहा था चार्टर एक्ट का। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों में एक नई व्यवस्था करना, शासन चलाने के लिए नए प्रावधान करना जरूरी हो गया था। इसलिए 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस चार्टर एक्ट में क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्या प्रमुख प्रावधान थे। तो हम संक्षेप में इनकी बात करेंगे, क्योंकि विस्तार में तो ये बहुत बड़ा एक्ट था जिसमें बहुत सारी धाराएं थी, लेकिन खास खास क्या परिवर्तन हुए थे उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे, काउंसिल का कानूनी सदस्य पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जिसमें पहले 3 सदस्य थे, फिर एक चौथा सदस्य बढ़ा दिया गया था पिछले चार्टर एक्ट के आधार पर, 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर, और वो कानूनी सदस्य बढ़ाया गया था, लॉ मेंबर बढ़ाया गया था। और इस लॉ मेंबर पहले तो केवल कानून संबंधी परामर्श देता था, विधिक कार्यवाही जो होती थी उसको करता था, लेकिन
अब उसको क्या कर दिया गया, इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी कि जिस तरीके से अन्य जो सदस्य थे, जिस तरीके से कार्य करते थे, गवर्नर जनरल की मदद करते थे, उसी तरीके से उसको भी वो सारे के सारे अधिकार प्राप्त हो गए। तो पहला परिवर्तन ये किया गया था कि जो कानूनी सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया गवर्नर की काउंसिल का। दूसरा जो प्रावधान था वो था व्यवस्थापिका के सुझावों के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। यानी जो केंद्र में व्यवस्थापिका परिषद होती थी, जो विधायी काम करती थी, कानून निर्माण का काम करती थी और कानून संबंधी दूसरे कार्य करती थी, उसको ये आवश्यक कर दिया गया कि वो जो सुझाव देगी वो सुझाव तभी अंतिम रूप धारण कर पाएंगे जब गवर्नर जनरल उनको स्वीकृत कर देगा। अगर गवर्नर जनरल की स्वीकृति नहीं होगी तो वे सुझाव मान्य नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया व्यवस्थापिका परिषद के ऊपर। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर जो है नियंत्रण रखा गया गवर्नर जनरल का। यानी गवर्नर जनरल की बिना अनुमति के लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। तीसरा, अगला जो देखेंगे हम, वो जो व्यवस्था की हुई प्रांतों को केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की जो गवर्नमेंट थी, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो एक अपना प्रतिनिधि भेजेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में, और वो व्यक्ति जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस प्रांत में जो कानून व्यवस्था है या उस प्रांत के शासन संचालन हेतु जो और व्यवस्था चाहिए, वो उसके संबंध में अपनी समस्याओं को रखेगा, सुझाव देगा और उनसे संबंधित केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद से कानून पारित करवाएगा, उसकी कोशिश करेगा। तो ये प्रतिनिधि भेजने से क्या होगा कि प्रांतों को एक मदद मिलने लगी, कानूनी सहायता मिलने लगी, और केंद्रीय परिषद को, केंद्रीय जो व्यवस्थापिका परिषद थी, उसको प्रांतों की वस्तु स्थिति का पता चलने लगा। तो ये व्यवस्था की गई इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। अब अगला जो व्यवस्था है, अगली व्यवस्था हम देखेंगे व्यवस्थापिका परिषद के सदस्य। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई सेंटर में, उसमें 12 सदस्य निश्चित किए गए, और ये 12 सदस्य जो है वो 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल होता था जो कि सर्वे सर्वा था, यानी पूर्ण नियंत्रण रखता था उसके ऊपर। दूसरा था मुख्य सेनापति, जो अंग्रेजों का मुख्य सेनापति होता था, वो भी व्यवस्थापिका परिषद का सदस्य होता था। और इसके बाद था परिषद के 4 सदस्य। ये जो परिषद के 4 सदस्य थे, इसमें न्यायाधीश भी शामिल हुआ करते थे। और इसके बाद जो थे व्यवस्थापिका संबंधी 6 सदस्य। जो 6 अन्य सदस्य थे वो व्यवस्थापिका से संबंधित जो कार्य करते थे, एक तरीके से विधायी सदस्य थे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 12 सदस्यों की ये काउंसिल होती थी सेंटर में, जो पूरी की पूरी विधायी व्यवस्था को देखती थी, कानून बनाने की, कानूनों को लागू करने की, कानूनों की समीक्षा करने की, उनका पुनरावलोकन करने की, सारी की सारी जो गतिविधियां थी, वो सारी गतिविधियां इस परिषद के द्वारा की जाती थी, और गवर्नर जनरल उसको अंतिम स्वीकृति देता था। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो प्रावधान था, तो बंगाल के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अब चूंकि गवर्नर जनरल था, प्रायः ये चला आ रहा था कि जो बंगाल का गवर्नर होता था वही गवर्नर जनरल प्रायः बना दिया जाता था।
लेकिन उससे ये हुआ कि उसके ऊपर चूंकि अन्य प्रांतों की व्यवस्था का ज्यादा भार था उसके ऊपर, इसलिए अब ये सोचा गया कि बंगाल के लिए एक उसको सहयोगी दिया जाए, और उस सहयोगी के तौर पर उसको डिप्टी गवर्नर दिया गया, यानी उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई। वो उपराज्यपाल जो बंगाल प्रांत है वहां से संबंधित जो विधायी कार्य होंगे उन कार्यों को देखेगा और वो उनके संबंध में रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को, जैसे कि दूसरे राज्यों के जो गवर्नर्स कर रहे थे ठीक उसी तरीके का कार्य करेगा, लेकिन उसका पद होगा वो डिप्टी गवर्नर का होगा। ये व्यवस्था की गई। अगली जो व्यवस्था की गई वो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रांतीय संगठन का अधिकार, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था यह निदेशक मंडल जो बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका काम ये बढ़ा दिया गया कि जो प्रांत होंगे उनका रीऑर्गेनाइजेशन अगर करना है या ऑर्गेनाइजेशन करना है तो वो करेंगे। और वो कैसे, जैसे किसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने और क्षेत्र जीत लिया है, अब वो जिस प्रांत के नजदीक है तो उस प्रांत के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा तो प्रांत का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अथवा किसी प्रांत की का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा हो गया है तो उसकी सीमाओं का निर्धारण करना है, उनके लिए व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया कि किस राज्य की सीमा कहां पर होगी, वो उस सीमा की सुरक्षा कैसे करेंगे, क्या परिवर्तन होंगे उसमें, क्या प्रशासनिक परिवर्तन उसके आधार पर किए जाएंगे, ये सारी की सारी बात जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो निश्चित करता था। तो ये कुछ प्रावधान थे जो आप तक पहुंचाए गए हैं। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था, उसके अगले प्रावधान के बारे में बात करते हैं। और यह प्रावधान था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा वो प्रशासनिक पदों की नियुक्तियां करेगा। अब चूंकि भारत में क्षेत्र विस्तार हो चुका था अंग्रेजों का, और उस क्षेत्र का शासन चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी, प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत थी, लिहाजा ये काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपा गया। और उसने 1854 ईस्वी में समिति बनाई और उस समिति को यह काम दिया कि आप अध्ययन कीजिए कि भारत में प्रशासनिक सेवा के पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं किस प्रकार से करवाई जाएंगी, कैसे नियुक्तियां की जाएं, आप पूरा अध्ययन करके ब्यौरा दीजिए। समिति ने अध्ययन किया और उसके बाद उसने रिपोर्ट सौंपी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1862 ईस्वी के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। यद्यपि इस पहली प्रतियोगी परीक्षा में किसी भारतीय का चयन नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो परीक्षाएं आयोजित करना शुरू हुआ तो उसमें कुछ ऐसे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए जिसके कारण से भारतीय लोगों के लिए आसानी से परीक्षा पास कर पाना संभव नहीं था। उसमें पहली बात थी कि परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से होगी, दूसरी बात थी परीक्षा केवल इंग्लैंड में होगी, तीसरी बात थी कि परीक्षा के लिए जो उम्र निर्धारित की गई 21 वर्ष, और उस उम्र तक जो है वो भारतीय का स्तर वो नहीं था अच्छा कि वो उतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, तो उनकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो अभियोग्यता थी वो ही पूरी नहीं हो पाती थी। और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास योग्य तो थे लेकिन इतना पैसा ही नहीं था कि वो इंग्लैंड में जाकर परीक्षा दे पाए। तो इन परिस्थितियों के कारण से भारतीयों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी 1869 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये आईसीएस की परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा का नाम आईसीएस रखा गया था, इंडियन सिविल सर्विस। और इस परीक्षा को जो उत्तीर्ण कर लेता था वो कलेक्टर के पद पर उसकी नियुक्ति की जाती थी और वो पूरे जिले का प्रशासन देखता था। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का पूरा जिम्मा जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पास था। ये ऐसा प्रावधान किया गया था कि यही सारी व्यवस्था को देखेंगे। इसके बाद
अगला जो प्रावधान था वो डायरेक्टर्स की संख्या 18 कर दी गई, यानी डायरेक्टर्स की संख्या जो पहले 12 थी उसको बढ़ा करके 18 कर दिया गया। और उसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि जो 6 सदस्य होंगे वो सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। जो सम्राट होगा अथवा ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी होगी वो मनोनीत करेंगी, ताकि इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट का सीधा बना रहे। इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। अगला जो प्रावधान था उसके आधार पर सम्राट द्वारा इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया। एक कानूनी आयोग बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। वो ये अध्ययन करने के लिए कि वो भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करेगा, प्रांतों में जाकर के देखेगा, लोगों से बात करेगा और ये देखेगा कि किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था की जरूरत है। तो लिहाजा ये काम जब किया गया विधि आयोग के द्वारा, तो इस विधि आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो एक समस्या भी पैदा हो गई, और वो थी कि ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया था आयोग, विधि आयोग, वो भारत की में जो अन्य अधिकारी कार्य कर रहे थे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा। तो जो भारत में अंग्रेज रह रहे थे, जो प्रशासनिक कार्य कर रहे थे, उन्होंने ऐसा माना कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार सीधे हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वो विवाद की स्थिति क्या थी कि जैसे चार्ल्स वुड, जो कि वहां से नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में आए थे, एक अधिकारी के रूप में आए थे और वो भारत में अध्ययन कर रहे थे विभिन्न चीजों का, तो उनका और लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी, जिसको कि गवर्नर जनरल को इस प्रावधान के आधार पर, इस चार्टर के आधार पर उसको ज्यादा अधिकार दिए गए थे गवर्नर जनरल को, लेकिन इसके बावजूद जब ब्रिटिश सम्राट के द्वारा वहां पर विधि आयोग के सीधे सदस्यों को भेज दिया गया, तो उन्होंने ये समझा, लॉर्ड डलहौजी ने ये समझा कि हमारे कार्य क्षेत्र में ये हस्तक्षेप है। लिहाजा कई मामलों में उनमें आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया। इसके बाद जो अगला प्रावधान किया गया था वो था कंपनी को भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, एक तरीके से लॉर्ड क्लाइव पहला वो व्यक्ति था जिसने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया था, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से राजनीतिक हस्तक्षेप को लगातार आगे बढ़ाया था। लेकिन 1833 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर इसको थोड़ा सीमित कर दिया गया था। परंतु 1830 से लेकर 1853 ईस्वी के 20 साल के पीरियड में जो परिस्थितियां बदली, उनके आधार पर भारत में कई जगह पर विद्रोह होने लगे थे। अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक क्षेत्र था वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। लिहाजा अब ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि कंपनी को पुनः अधिकार ये दे दिया जाए कि वो भारत में अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा स्थापित करे। इसीलिए ये प्रावधान किया गया था, और इसका परिणाम भी दिखाई दिया कि कंपनी ने और तेजी से राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया, रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया, क्षेत्र विस्तार शुरू कर दिया, जिससे कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक क्षेत्र अंग्रेजों का बढ़ने लगा। तो ये प्रमुख प्रावधान थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि किए गए थे और उसके आधार पर भारतीय शासन को चलाने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम की कई अधिकारियों ने आलोचना की है, जिसमें कॉर्नवेल है, हावेल है, जिन्होंने आलोचना की कि इसमें बहुत सारी खामियां छोड़ी गई थी, जिससे कि गवर्नर और काउंसिल के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता था, गवर्नर और जो जुडिशरी थी उसके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता था, विधि आयोग और अन्य अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता था, और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच तो मतभेद चल ही रहा था। और खास बात यह थी कि इतनी व्यवस्था करने के बाद भी प्रांतीय शासन सही तरीके से नहीं चल पा रहा था, तो जिसके कारण से इसकी बहुत सारी आलोचना की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई
कि ये 1853 ईस्वी के जो प्रमुख प्रावधान थे वो संक्षेप में आप तक पहुंचाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।